नमस्कार, मैं संजय शर्मा, हरियाणा फ्रॉम टोहाना। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट शो जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेस सफ़र ज़िंदगी का, मैं पंचकुला के जो जिला के वाइस प्रेसिडेंट हैं उमेश सूद जी, पूर्व में ये जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया सूद जी जो 10 वार्ड से पार्षद हैं, आज आपके सामने आए हैं। आओ जानते हैं इनकी जीवन के बारे में कुछ नई और रोचक बातें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसे कि आपका सुमेश जी, आपने काफ़ी टाइम से आप एक्टिव हैं पंचकुला में। बहुत समय पहले जब हम नए नए पंचकुला आए थे तब आप जिला परिषद के चेयरमैन थे पंचकुला के, और तब आप अकेले ही राजनीति में उतरे हुए थे और बड़ा आपका नाम रहा है, आपने बड़ी सेवा की है। फिर अब कुछ वर्ष पहले आपने अपनी धर्मपत्नी को पार्षद का चुनाव लड़वा दिया। तो सबसे पहले, और बात तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मन में ये विचार कब आया कि महिलाओं को भी बराबर का दर्जा देना चाहिए और महिलाओं को भी घर से बाहर निकाल के और समाज सेवा में लगाना चाहिए? आपकी ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा दुरुस्त कर दूं। वो कहते हैं होत वही जो राम रची राखा, जो प्रभु की इच्छा वो होता है। और जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया और भरत जी उनके वियोग में बहुत रो रहे थे और बड़े ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो उनके कुल पुरोहित थे, जो राज पुरोहित थे, वो ऋषि वशिष्ठ थे। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि राम चले गए वन में, दशरथ जी परलोक से धार गए, और अगर भरत भी मर गया, भरत भी चला गया, तो फिर इस राज्य को, अयोध्या को कौन संभालेगा? तो उन्होंने समझाते हुए पहली बार भरत को कहा कि इसमें तेरा कुछ नहीं कसूर, ये विधि का विधान है कि सुन हो भरत भावी प्रबल, कि सुन भरत होनी बलवान है, तो इसमें तेरा कुछ नहीं, तो प्रभु इच्छा है। सुन हो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। भाई और पिता के प्रति भरत का प्यार देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए कि लोग एक छोटा सा ओहदा नहीं छोड़ते और ये अयोध्या के सिंहासन को छोड़ रहा है। तो उनकी आंखों में बिलख पड़े, रो पड़े। बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहान। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो जो सोनिया जी के भाग्य में लिखा था वही हुआ है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इनके आने के बाद एक बात निश्चित है कि भाई हम राजनीति में पहले एक थे, अब हम 1 और 1 11 हैं। और दूसरी बात है कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो इन्होंने तो वैसे 33% आरक्षण कर दिया। तो ये प्रभु इच्छा थी, और सोनिया जी को हमने रिक्वेस्ट की कि आप चुनाव लड़ो, तो इन्होंने भी परिवार में सलाह मशवरा करके अपनी सहमति दी। तो वो जो डिसीज़न था, मुझे लगता है कि वो राजनीति के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और सबसे बड़ी बात है समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए, तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न था। तो मैं इस मामले में तो प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने जो है हम मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया जो आज कंधे से कंधा मिलाकर पंचकुला के विकास के लिए, पंचकुला की तरक्की के लिए जो है लगातार काम कर रहे हैं। सोनिया जी, जब आपको उमेश जी ने कहा चुनाव लड़ने के लिए, तो आपके मन में क्या आया कि मुझे लड़ना चाहिए? क्या विचार आया आपके मन में? देखिए, मैं एक धार्मिक लेडी हूँ। मेरा घर से बाहर निकलना केवल और केवल सत्संग जाना रहता था। बच्चों के लिए स्कूल जाना और सत्संग जाना, यही मेरा मतलब पहले प्रारब्ध मेरी में क्या लिखा है वो परमात्मा ने डिसाइड कर रखा था। तो यही था कि पहले सत्संग जाती थी, भगवान का नाम लेती थी। अब भगवान ने मुझे लोगों की सेवा करने के लिए चुना है, तो वो मुझे ऐसे लगा कि परमात्मा का हुक्म है कि मैं इस रास्ते पे चलूं, तो हाँ हो गई। नहीं, देखो, वो तो धर्म में भी लिखा है कि समाज की सेवा करो, पहले घर की सेवा करो फिर समाज की सेवा करो। तो आप वही धर्म के रास्ते पे ही चल रहे हैं। बिल्कुल। तो वही लगा कि अब पहले परमात्मा की पूजा कर रहे थे, अब जनता जनार्दन की पूजा करेंगे। तो क्या बदलाव आपका पार्षद बनने के बाद आपके घर के उसमें, आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? देखिए, बहुत बदलाव आया। मेरे लाइफ स्टाइल चेंज हो गया पूरा। पहले घर में रहना होता था, अब ये है कि घर में बहुत कम रहना रहता है। बाहर ज़्यादातर अपना मीटिंग्स होती हैं उसको अटेंड करना, या फिर कोई भी जो काम होता है लोगों का उसके लिए बाहर रहना रहता है। तो काफ़ी चेंज हो गया लाइफ। जब कुछ समय पहले उमेश जी जिला परिषद के चेयरमैन थे तो ये घूमते रहते थे लोगों की सेवा के लिए पूरे जिले में, तब आपको लगता था कि ये ऐसे ही आवारा घूम रहा है, इसको कोई काम नहीं, घर नहीं आता, या अब आपको महसूस हुआ भाई नहीं ये सही घूमता था उस टाइम? बिल्कुल फील तो होता है। पहले ऐसे रहता था कि
घर में ये नहीं रहते थे, अब ये हो गया कि वो चीज़ समझ रही हूँ मैं कि क्यों नहीं रहते थे घर में, कितना काम करना होता है, ये अब मुझे भी धीरे धीरे समझ आ गया। आ गया है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो वैसे बहुत मुश्किल कार्य है कि दोनों घर के पति पत्नी समाज सेवा को निकल पड़े। मतलब है कि एक ये कोई आसान निर्णय नहीं होता लेना। घर में घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, सुबह सुबह उठ के समाज सेवा में निकल जाना। कोई नौकरी में आदमी जाते हैं, कोई फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन मैं आपको कई समय से फेसबुक पे वॉच करता हूँ। मैंने नहीं ऐसा कोई एक दिन देखा जब आपने 5-4 नारियल ना फोड़े हों। तो मैं अपने साथ वालों को भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ एक सेक्टर के मंदिर में इतने नारियल नहीं फूटे होंगे जितने इन्होंने पार्कों में फोड़ दिए। तो मतलब है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज तक मैंने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखा कि एक आदमी रोज ही किसी प्रोग्राम में जा रहा हो। तो आपको अब कैसा लगता है, मतलब घर की जिम्मेदारी निभानी वो आप कब निभाओगे? रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, क्योंकि आप 8 बजे, आज भी मैं आपको फेसबुक पे देख रहा था, आप 8 बजे मनसा देवी मंदिर में थे। तो मैं भी सोचता था भी ये कैसे आदमी है, कब सोते हैं, कब क्या करते हैं, बच्चों से कैसे बात करते हैं। तो क्या मुश्किल आती है आपको घर चलाने में? देखिए, एक जॉब वाले को तो पता होता है कि हमने 9 to 5 जॉब करनी है, 9 बजे निकलना है तो 5 बजे हम घर होते हैं। लेकिन हमारा जो राजनीति में है, ये टाइम का कोई पता नहीं आपको कितने बजे, आपको 6 बजे भी निकलना होता है। कई बार जो मॉर्निंग के प्रोग्राम कई बार निकल आते हैं तो आपको अर्ली भी निकलना पड़ता है, और रात को भी आपको कोई टाइम नहीं है। कहीं साई संध्या है, कहीं कीर्तन है, जागरण है, तो उसमें भी आपको जाना है, धार्मिक कार्य भी देखने हैं, या फिर अपनी मीटिंग्स भी कई बार लेट होती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि परमात्मा करवा रहे हैं, हो रहा है। तो जैसे आप फील्ड से घर जाते हैं तो घर भी लोग मिलने आते होंगे? बिल्कुल, जो वार्ड के लोग। हाँ जी, अगर मेरा जैसे आज कोई नहीं मीटिंग होती तो फिर घर में जितना भी मेरा पेंडिंग जो मेरा पेपर वर्क होता है वो सारा करवाती हूँ। और लोगों के आने का कोई टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने कोई टाइम बॉन्ड नहीं किया हुआ कि आपने मुझे इतने बजे आके मिलना है या इतने बजे तक ही मिलना है, नहीं। मुझे ये है कि सेवा करनी है तो वो किसी समय भी आते हैं। एक ये भी रहता है कि कोई देखो मेरे पास आ रहा है, इतनी दूर से चल के अपना टाइम लगाकर आ रहा है मेरे पास, और उसका कोई बहुत ज़रूरी काम है। तो अगर मैं खाना भी खा रही होती हूँ ना, तो मैं रख देती हूँ साइड पे कि कोई बात नहीं, जो मेरे पास आया है मैं पहले उसका काम कर दूँ। अगर मैं कहीं खाना भी बना रही हूँ तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ये आके बन जाएगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी वेट करे। अच्छा, जैसे वार्ड के काम होते हैं तो वार्ड के काम के अलावा भी लोग आ जाते हैं, भी हमारा ये कोई वहाँ पुलिस में काम हो गया या तहसील में है? जी बिल्कुल, अच्छा, ऐसा भी होता है। तो देखो, पहले मुझे नहीं नॉलेज थी इस चीज़ की, लेकिन जब उमेश जी मेरे साथ होते हैं तो जो मुझे नहीं समझ आता तो मैं उमेश जी को पूछती हूँ। तो इनका साथ होने के कारण मुझे बहुत इजी लगता है। आपको लोग, आपको पता हो ना पता हो, तो पंचकुला के लोग आपको राधा कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों हमेशा इकट्ठे रहते हैं और अपना काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मतलब है कि ये संभव नहीं है किसी परिवार के लिए। आदमी क्या होता है, एक आदमी भेज देता है फंक्शन में, तुम चली जा या तुम चले जाओ, मैं घर के काम कर लूँगी। लेकिन दोनों की उपस्थिति रहनी, मौजूद रहना दोनों को हर प्रोग्राम में। मैंने नहीं देखा अकेला कोई भी किसी प्रोग्राम में गया हो, आज तक तो मैंने नहीं देखा। तो लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है। तो आपने काउंसलर बनने के बाद, पार्षद बनने के बाद वार्ड के क्या क्या ऐसे अधूरे काम थे जो आपने पूरे करवाए? देखिए, बहुत सारे काम थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगी, जैसे मेरा वार्ड नंबर 4 है तो उसमें ना 8, 9 और 10 3 सेक्टर आते हैं। और तीनों सेक्टर्स में पानी का बहुत इशू था, बरसाती पानी का। बरसाती पानी की निकासी के लिए कोई था नहीं प्रोविज़न। 9 सेक्टर में तो इतना बुरा हाल था कि लोगों के घरों में पानी जाता था। और लोगों के, एक तो मेरी फ्रेंड है, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो वो बेचारी इतना मुझे दुखी होके बता रही थी कि भाभी मेरे तो घर का जो मेरा दहेज में सामान आया था वो भी मेरा ख़राब हो गया। तो एक कहती सामान तो चलो आ जाएगा, लेकिन जो मेरे एल्बम थी मेरी वो भी ख़राब हो गई।
तो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होता था, गाड़ियाँ ख़राब होती थी, फ्रिज ख़राब हो जाना। तो हम लोग ना उसमें बहुत, जब मैंने कंपेनिंग भी की तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे यही बोला कि हमारे घरों में ना बरसाती पानी बहुत आता है, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया। 20-25 साल कह लो या 30 साल पुरानी ये प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले वो काम किया। 9 सेक्टर में हमने एक संपल बनवा दिया है, 2 का अभी रिसेंटली काम शुरू करवाया, वो चल रहा है अभी। तो 8 सेक्टर में भी यही इशू था, सेम इशू यही था बरसात का पानी का। तो वहाँ हमने एक पाइप डलवाई थी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। 9 सेक्टर में तो एक बार पानी बिल्कुल नहीं आया, और 10 सेक्टर में भी यही इशू था, सेम इशू। और पानी के अलावा, पानी के समस्या के अलावा और क्या समस्या है? और भी काफ़ी समस्याएं थी, पार्किंग की थी समस्या काफ़ी, वो खैर चलो अभी भी है। क्योंकि जनरेशन देखो आगे, हर किसी के पास अपनी गाड़ी है। तो हमने एक जगह पर अपना पार्किंग के लिए, वो जो स्पेस थी खाली पड़ी थी, उसको हमने पार्किंग के लिए बनाया। तो आज वहाँ 50 से 100 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। नहीं, अब मैं पीछे कुछ समय पहले एक बार मेरे ख्याल 9 सेक्टर या 8 सेक्टर में आग लगी थी मार्केट में। हाँ जी, तब भी मैंने बहुत देखा उमेश जी को, आपको भाग दौड़ करते हुए। हाँ, तो रेडी मार्केट में जब आग लगी तो एक बहुत ही दुखदाई मंजर था वो देखना हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अटैच थे उस मार्केट के साथ। मैं भी क्योंकि वहीं जाती थी मोस्टली। तो मैं और उमेश जी, जब तक वो मार्केट नहीं बनी तो हम लोग वहीं 1.5-2 महीने वहीं पर बैठे। और लोग पहले तो हमारा विरोध कर रहे थे कि ये आए हैं तो क्या पता हमारे लिए क्या करेंगे। लेकिन जैसे उनको मतलब उन्होंने देखा कि ये सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ बैठे हैं, तो वो क्या हुआ कि वो हमारे साथ फिर मतलब हमारा रिगार्ड उनके मन में बहुत बढ़ गया था। और पार्कों के बारे में क्या है? पार्कों में भी आप मेरे ख्याल डेली होते हो, तो पार्कों में क्या सुधार किया आपने? हाँ, पार्क्स में तो हमने जैसे कहते हैं ना, एक क्रांति ला दी पार्क्स में। तो हमारे सभी पार्क्स जो हैं एक से एक बढ़कर, आप कभी चलिएगा हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको। टॉप लाइट जो थी वो मेरे वार्ड में सबसे पहले स्टार्ट की हमने। ऑलमोस्ट सभी पार्क्स में मेरी टॉप लाइट्स लग चुकी हैं। मेरा वार्ड जो है वो जगमग वार्ड बन चुका है। और जो भी और भी बहुत सारे होते हैं उसमें, और ट्रैक्स वगैरह, कई जगह सिंथेटिक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए हैं। हाँ, हाँ, और उसके अलावा एक नया जो प्रोविज़न किया है इस हाउस ने, वो ये किया है कि जो स्टेडियम में ईपीडीएम ट्रैक बनते हैं, जो जॉगिंग ट्रैक है जहाँ प्रोफेशनल एथलीट दौड़ लगाते हैं, वो हमने तकरीबन 7-8 पार्क्स में काम शुरू करवा दिया। कई में कंप्लीट हो चुका, कई में पाइपलाइन में चल रहा है काम। और दूसरा, हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। कल हम सेक्टर 10 में हाउस नंबर 321 के सामने एक नया कंसेप्ट हमने बनाया, तो वहाँ हम क्रिकेट पिच का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे पहले बैडमिंटन कोर्ट बनाए, और आने वाले समय में 3-in-1 बैडमिंटन, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल, ये भी हमने तकरीबन 7-8 पार्क्स में बना रहे हैं, ताकि जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनको भी हम फैसिलिटी उपलब्ध करें फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी। तो जब मैडम चुनाव लड़े थे, इनके मन में कोई सपना होता है जब कोई चुनाव लड़ता है कि मैं अगर ये चुन लिया लोगों तो मैं ये कार्य करूँगी, तो जो आपने सोचा था वो काम आपने पूरे कर दिए या अभी कुछ अधूरे हैं? जो मैनिफेस्टो था इनका, जो एक घोषणा पत्र हर पार्षद का होता है, मेयर का भी था, विधायक जी का भी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाता है, उस घोषणा पत्र में जितनी घोषणाएं की थी उससे कई गुना बढ़ के काम इन्होंने किए। अभी तो मन में अभी कोई है तो नहीं कि मुझे पब्लिक ने 5 साल दिए और ये काम रह गया अभी आपके वार्ड का, उसके बाद मैं अगली बात पे भी आऊँगा, पंचकूला के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आपके वार्ड में अभी कोई कमी है या अभी मतलब आप समझते हो सारे काम हो चुके हैं? देखिए, हम लोग जैसे ही हमने इलेक्शन जीता तो जैसे ही कहते हैं ना कि हम घर में नहीं बैठे, हम पार्क्स की मीटिंग्स में जाते हैं या कहीं भी गेट टुगेदर हम लोग करते रहते हैं। एक सेक्टर में नहीं, तीनों सेक्टर्स में हमारा आना जाना लगा रहता है। तो पहले क्या होता था, जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया पार्क्स में बैठना सबके साथ, तो क्या था, हमारे पास जो डायरी रखती हूँ मैं अपने साथ, तो वो डायरी के स्टार्टिंग में हमारे पास
3 या 4 पेजेस भर जाते थे। उन लोगों की इतनी समस्याएं होती थी, तो मैं लिख लेते थे हम लोग, तो उस पर फिर धीरे धीरे उनको सॉल्व करते थे, वो सारा काम करते थे। तो 5 सालों में हम लोग घर में तो बैठे नहीं, ये गेट टुगेदर चलता रहा ऐसे ही। तो वो क्या हुआ कि अगले बार जब वो उस पार्क की टर्न आती थी, तो वहाँ 5 की बजाय 4 रह गए, अगली बार 3 रह गए पेजेस, 2 रह गए, फिर 1 रह गया। अब पॉइंट्स पे आ गया, कोई बस 2 या 4 इशू बताते हैं लोग, तो वो साथ ही साथ सॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने वार्ड में जितने लोगों की समस्याएं थी वो सॉल्व कर ली हैं। बाकी मिलना जुलना तो ऐसे ही लगा ही रहेगा, तो जैसे जैसे और इशू होंगे तो वो भी साथ के साथ। अब नेक्स्ट टाइम में आपको इससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, अगर पंचकुला की जनता आपको देती है, तो आप के क्या ब्लूप्रिंट है दिमाग में कि पंचकुला के लिए और क्या करना चाहिए, किस चीज़ की कमी है पंचकुला में? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मुझे ये लगता है जो हमारे पंचकुला की रैंकिंग है वो बहुत डाउन जा रही है ना। तो मैं ये समझती हूँ हमारा पंचकुला साफ़ सुथरा, स्वच्छ, हरा भरा पंचकुला हो और इसकी रैंकिंग टॉप 5 में आए, तो यही देखना चाहती हूँ मैं भी। उमेश जी, आप भी थोड़ा बताओ पंचकुला। देखिए, मेरे को ये लगता है कि जीवन खत्म हो जाता है लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होती। काम बहुत हुए हैं, और आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, चाहे चीफ मिनिस्टर बनता है, चाहे कोई विधायक बनता है, चाहे मंत्री बनता है, उसको समझने में भी 1-2 साल लग जाते हैं, और ये हमने देखा है। और दूसरी बात ये है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपने ये काम तो कर लिए, अब आगे भगवान आपको और जनता मौका देगी, तो पंचकुले के बारे में आप क्या सपने देखते हैं कि कैसा पंचकुला बनाएंगे? देखिए, पंचकुला में सबसे पहले तो जैसे बताया कि सफाई के क्षेत्र में इसकी रैंकिंग सुधरे। नंबर 1, पंचकुला साफ सुथरा पंचकुला हो, क्योंकि पंचकुला एक ऐतिहासिक नगरी है। पांडवों ने भी अज्ञातवास में यहाँ समय व्यतीत किया, और माँ चंडी, जहाँ पर आप लोगों को शायद ध्यान में रहे, मैं बता भी देता हूँ, यहाँ एक 2 स्थान बहुत बड़े स्थान है। एक माँ काली का स्थान, जहाँ काली देवी का मंदिर है कालका में, और एक माँ चंडी का चंडी मंदिर में। तो ये दोनों तकरीबन पांडवकालीन मंदिर है। तो जब पांडव महाभारत के युद्ध में गए थे तो माँ चंडी का आह्वान करके गए थे। ये ऐतिहासिक नगरी है, तो ऐतिहासिक जिला है, और ये एकमात्र जो है पर्वतीय क्षेत्र जो है वो पंचकुला में है। तो अगर पंचकुला में प्रभु कृपा से अगर मौका मिलता है तो साफ़ सुथरा हो, और पंचकुला एजुकेशन सिटी बने। एजुकेशन के नाते जैसे हमारे यहाँ जो कॉलेजेस है वो 2 हैं, एक कोएड है लड़कों लड़कियों का, दूसरा जो है सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है, और वो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो हम चाहते हैं कि पंचकुला के अंदर कुछ कॉलेजेस आए और वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अटैच हो। ये पंचकुला के लिए बहुत स्कूल्स हमारे बहुत अच्छे हैं, और दूसरा यहाँ हॉस्पिटल्स हो रहा है, जैसे मोहाली में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ प्राइवेट भी हॉस्पिटल्स आए। तो ये भी आप तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब सरकार उनको इन्वाइट करे, उनको जगह प्रोवाइड करवाए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल आएंगे तो स्वास्थ्य के दृष्टि से पंचकुला बहुत आगे जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ट्राई सिटी में पंचकुला नंबर 1 पे रहे। और आपने कोविड में भी देखा होगा कि एनसीआर से भी लोगों का यहाँ बड़ा झुकाव रहा है। तो एजुकेशन, हेल्थ, और तीसरा जो है वो टूरिज़्म की दृष्टि से भी पंचकुला आगे जाए। जैसे चंडीगढ़ में सुखना लेक है, तो पंचकुला में एक ऐसी लेक हो जहाँ पर लोग जा सके, वो चाहे पंचकुला में हो चाहे पंचकुला के आसपास कहीं हो, और उसके पास कुछ ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर लोग बाहर से घूमने के लिए उनको पता लगे कि ये भी एक ऐतिहासिक शहर है। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो पंचकुला के लिए करने बहुत ज़रूरी है। मतलब जनता ने मौका दिया तो आप ये काम प्रायोरिटी पे करवाओ? 100% करेंगे, और ये हमारी नहीं, ये मुझे लगता है हर राजनेता की जिम्मेवारी है, चाहे वो विधायक भी हो चाहे एमपी हो, स्पेशल उनको करना चाहिए। ये जो पार्किंग मार्केट में जो पार्किंग की जगह है, जैसे ये पर्चियाँ लगा रखी हैं, ये फ्री नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया संजय जी। ये हमारे यहाँ पर कुछ सेक्टर्स में हुआ था, जैसे 20 सेक्टर में हुआ, 14 सेक्टर में, 8, 9, 10 में भी हुआ था, लेकिन जैसे उसका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो उसको ख़त्म किया गया पार्किंग को। तो पंचकुला एक छोटा शहर है, देखिए, मतलब ये चंडीगढ़ जैसे राजधानी तो है नहीं, बट ये है कि पंचकुला में जो है लोकल सिटीज़न है, ये पर्ची सिस्टम नहीं होना चाहिए। वैसे भी अब कुछ दिन से जो हटाया गया है
उससे जाम लगना भी बंद हो गया है। बिल्कुल ठीक है। पहले जाम लगता था, अब पार्किंग खाली भी दिख रही है और जाम भी नहीं लग रहा। ये इस नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ के मेयर ने और सोनिया जी की सारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया कि इन्होंने ये पार्किंग को यहाँ से ख़त्म करवाया। और मुझे लगता है कि इससे आम जन भी है, जाम की स्थिति भी ठीक हो गई है। और जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती थी, आप ये देखिए कि 10 रुपये की 12 रुपये की पर्ची कटवाने के लिए गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी होती थी, वहाँ पर एक्सीडेंट होते थे। अब वो सारी समस्या का एक ही स्थायी समाधान हो गया, वो सारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है। तो हमें, हम लोग जो नेता लोग हैं या ऑफिसर्स हैं, हम जनता की सुविधा के लिए, हम जनता को सुविधाएं प्रोवाइड करवाने के लिए, ना कि हम उस पर टैक्स लगाने के लिए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा काम हुआ और आगे भी इस मतलब तरीके आप से ये कैमरे के सामने वादा कर रहे हो कि अगर आपको जनता दोबारा मौका देती है, पंचकूले का देती है, इससे बड़ी जगह ले जाती है, तो कम से कम आप पार्किंग तो नहीं लगने दोगे वहाँ? देखिए, आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब ये पार्किंग लगी थी, हमारे मैनिफेस्टो में भी था ये सोनिया जी के कि हम पार्किंग को नहीं लगेंगे, लेकिन हमारे से ऊपर के अधिकारियों की वजह से पार्किंग लगी थी। हमने उस वक्त भी इनको समझाया था कि मत लगाएं, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है। तो 100% यहाँ पर पार्किंग नहीं लगनी चाहिए। अगर हम लोगों को मौका मिला तो 100% मैं आपसे वायदा करता हूँ कि ये चीज़ नहीं होगी। अच्छा उमेश जी, आपने कई सरकारें देखी हैं, कई मुख्यमंत्रियों को नज़दीक से भी देखा है, तो आपके समझ में कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अच्छा काम कर रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है कि मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया था हरियाणा के लिए, बहुत कुछ बदलाव आया था। लेकिन नायब सैनी जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, वो एक ऐसा ऑरा हो गया कि वो एक आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं। आज भी देखिए, मेरा उनसे परिचय काफ़ी पुराना है, तो आज भी जब वो मिलते हैं तो सभी प्रोटोकॉल तोड़ के बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। मेरे साथ नहीं, सभी के साथ है। आप बीजेपी वाले जो कहते हैं वो करते हैं। तो मुझे लगता है नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के लिए आज की डेट में सबसे बढ़िया जो मुख्यमंत्री है वो है। वो आम आदमी के मुख्यमंत्री है, ज़मीन से जुड़े आदमी है और बड़ी नीचे से चले हुए। सोनिया जी, आपसे एक सवाल है कि आज से 20 साल पहले के उमेश सूद और आज के उमेश सूद में क्या फ़र्क है? आज से अगर 20 साल के पहले उमेश जी को देखूं और आज मैं देखूं तो मैं कहूँगी जमीन आसमान। जमीन आसमान। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये भगवान ने किया है, आपने किया है, कैसे किया है ये? परमात्मा कर, परमात्मा ने किया है। अब तो माला हाथ में रखते हैं उमेश जी, और जो चला जाए, ये जितने लायक हैं उनका काम ये जरूर करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी? मतलब है कि आज तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं उमेश के पास गया और वो मेरे काम नहीं आया। तो मैंने तो ये भी सुना है कि रात को कोई 11, 12, 1 बजे चला गया तो उसके बाद गाड़ी में बैठ के भी चले जाते हैं। तो आपको कितनी सपोर्ट है इनकी आपके राजनीति? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इनकी। अगर मैं कहूँ कि करते हो तुम कन्हैया तो नाम मेरा हो रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो बहुत साथ है मेरे। तो कभी ऐसे भी हुआ है कि घर जाके लड़ाई होगी हो और सवेरे प्रोग्राम है पार्क में, आपने कहा मैं नहीं जाऊंगी? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ ऐसा। मतलब इस करके प्रेशर में रहते हो ये? नहीं, ऐसा कुछ आज तक तो खैर नहीं हुआ, आगे का पता नहीं, आज तक तो नहीं हुआ अभी। ओके, तो आगे की क्या आपने प्लानिंग बनाई है? आगे चुनाव कौन सा लड़ना चाहते हैं और जनता की किस तरह से सेवा करना चाहते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी मुझे जो भी मेरे लिए सोचेगी, जो भी मुझे देंगे जिम्मेवारी देंगे, तो मैं उसके ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। जी जी जी। उमेश जी, आपकी कोई प्लानिंग जीवन चुनाव के बारे में? देखिए, चुनाव के बारे में तो पार्टी जो डिसाइड करेगी, जो जनता डिसाइड करेगी। देखिए, ये चीज़ें सब प्रभु के हाथ में है। मन तो बहुत कुछ करने का करता है, तो ये कई चीज़ें तो समय के छुपे हुए कहते हैं। नहीं, आप जैसे मेहनती लोगों की पार्टी को ज़रूरत है। आप देखो, जो मेहनती लोग थे उनको कहाँ से कहाँ पार्टी ने बिठा दिया। यहाँ तो वो परिवारवाद को तो ख़त्म ही कर दिया। तो जो ये चीज़ें चल रही हैं बीजेपी पार्टी में, उसको देख के तो आपकी उम्मीद और बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी में कौन कार्यकर्ता कहाँ पहुँच जाए ये कोई नहीं कह सकता। तो ये डिसाइड पार्टी करती है। तो पार्टी ने जो भी चीज़ हमारे लिए सोची है, जो भी फैसला पार्टी का होगा, हम कार्यकर्ता के नाते नतमस्तक होकर उस फैसले को स्वीकार करेंगे। तो मतलब है कि अभी आप मतलब समाज सेवा में लगे रहोगे, बीजेपी की सेवा करोगे? देखिए, ऐसा है, जो पार्टी डिसाइड करे, लेकिन समाज सेवा तो देखिए, ये तो एक पंचकूला धार्मिक नगरी है
और हम तो वृंदावन जाने वाले लोग हैं। जो भी जनता के लिए हम कर सकते हैं। देखिए एक और बात है, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, माँ मनसा देवी जाते हैं, वो एक पूजा करते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं, वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं। लेकिन आप अगर किसी ज़रूरतमंद का काम करते हैं, वो उससे भी बड़ी पूजा है। तो मुझे लगता है कि समाज सेवा और राजनीति ये दोनों पर्यायवाची हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में पॉलिटिक्स करते हैं तो 100% वो धर्म का आप काम करते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, जो भी अच्छे लोग हैं वो अगर राजनीति में आए तो जनता का बहुत बड़ा फायदा है। तो ये जनता और समाज सेवा धर्म ये एक ही सारे पर्यायवाची हैं। तो समाज सेवा जो है ये तो जीवन भर रहेगी, कोई ओहदा रहे या ना रहे ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है जनता की सेवा और शहर के लोगों की सेवा, हर गरीब की सेवा। जो आपके पास आता है वो बहुत उम्मीदें लेके आता है। अब आपने जैसे कहा कि जितनी हमारी हैसियत है, देखिए हम उतना ही काम कर सकते हैं, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। फिर हमें होता है कि यार इस व्यक्ति का ही काम होना चाहिए, क्योंकि सही राजनेता वही है जो जनता का आदमी है, जिसके मन में जनता के प्रति प्यार है। और अब मैंने तो एक कथा में भी सुना था कि दूसरे का दर्द देख के, जिसकी आंखों में, दूसरे की आंखों में आंसू आ जाए किसी का दर्द देख के, तो आप समझ लो कि ईश्वर ने आपको इंसान बनाने में कोई गलती नहीं की। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, लेकिन जो दुनिया के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, वही राजनेता है। देखिए एमएलए बनना बहुत आसान है। मैंने एक मुख्यमंत्री को कहा था, मैंने कहा जी एमएलए बनना, एमपी बनना बहुत आसान है, लेकिन नेता बनना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई नेता की क्या परिभाषा होती है? तो मैंने कहा जी नेता की परिभाषा ये होती है जो लोगों के दिलों पे राज करता है, जिसको मिलने के लिए मन करे, जिसको आप ये कह सको कि चल मैं फलां नेता के पास काम करवा के लाता हूँ। तो समझ लो वो चुनाव लड़े या ना लड़े, वो जीते या ना जीते, ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो दिलों में लोगों के राज करता है। इसलिए हर राजनेता को जो राजनीतिक क्षेत्र में आए उसे ये सोच के चलना चाहिए कि अगर आप वाकई धर्म को, कोई परमात्मा को मानते हो, तो फिर जनता ने जिस उम्मीदों से आपको चुना है उन उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी जिम्मेवारी बनती है। उमेश जी, जैसे कोई सरकार होती है, कोई भी, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हुई, तो जो इसमें लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट के पास जाते हैं या किसी मंत्री के पास जाते हैं, तो इसमें 3 चीज़ें चलती हैं, नजराना, शुक्राना और जबराना। नजराना तो ये हो गया, आप किसी के काम करवाने गए, कोई चीज़ ले गए, सर आपसे मिलने आया था, ले आया। फिर शुक्राना हो गया कि आपका काम किसी ऑफिसर ने कर दिया, अगर सर शुक्रिया करने आया था। फिर जबराना तीसरा होता था, जबराना कि इस तरह कर दे फिर काम होगा। तो आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी में नजराना है, शुक्राना है या जबराना है? सवाल तो बहुत अच्छा है। देखिए जबराना वाली तो ये पार्टी है ही नहीं, ये तो आप, ये तो यहाँ कोई है नहीं, ये तो दूसरे जो क्षेत्रीय पार्टी है ये तो वो लोग करते हैं। मुझे लगता है बीजेपी एक ब्यूरोक्रेट भी बीच में है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ब्यूरोक्रेसी आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद आज की स्थिति ये है कि अफसरों में भी डर है, वो भी इस चीज़ से डरते हैं। हाँ डरते हैं। उमेश जी, कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो 3 भावों से जाता है। पहला होता है भाव, दूसरा होता है अभाव और तीसरा होता है प्रभाव। भाव का मतलब तो हो गया कि आपके साथ भाव है, प्रेम है आप में, आपके पास पब्लिक आ गई। दूसरा हो गया अभाव, भाई बिल्कुल ही दिक्कत ही है हर चीज़ की, तो आपके पास लोग आ गए। और फिर तीसरा हो गया प्रभाव, भाई आपका नाम बहुत है, ठीक है, भाई प्रभाव से आया है जी, शायद यहाँ से काम बन जाए। तो आपके पास जो जनता आती है तो भाव से आती है, अभाव से आती है, प्रभाव से आती है? पहले तो मुझे ये बताओ आप। देखिए ये तो प्यार है लोगों का, भाव से जनता, भाव से। मतलब कि आदमी देखते पहचान जाता है कि लोग कैसे आए, ये सबसे बड़ी बात है। आपके पास बहुत लोग आते हैं, आप मेरे ख्याल काम भी करवाते हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपकी है, आप पार्षद भी हैं मैडम, आप भी जिला के वाइस प्रेसिडेंट हो बीजेपी के, गवर्नमेंट आपकी है, सब कुछ आपका है। और मुझे नहीं लगता कि जब सरकार नहीं थी तब भी आप लोगों के काम करवाते थे। मतलब ये तो व्यक्ति में क्षमता होती है कि वो किस तरीके से काम करवाए। आपके पर्सनल रिलेशन भी है, ब्यूरोक्रेट्स में अफसर भी जानते हैं, लेकिन कई बार ये भी होता है आप लोगों को गाड़ी में बिठा के ले जाते हो, काम भी करवाते हो, बाद में वो कहते हैं यार उमेश का क्या है, वैसे करवा दिया, क्या अब लगा इसका, क्या जोर लगा,
ये तो जो व्यक्ति काम करवाता है उसको पता होता है कि उसने रिलेशन यूज किए हैं, सिफारिश यूज की है, उसका क्या लगा है। क्योंकि जो किसी ऑफिसर से काम करवाता है उसके बदले उसको उसके काम भी करने पड़ते हैं, मतलब है कि गिव एंड टेक है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग कह देते हैं यार क्या उमेश का क्या है, करा दिया काम करा दिया, तो फिर भी आप दोबारा उस आदमी को काम पड़े आप उसको दोबारा गाड़ी में बिठा लेते हो। तो ये क्या कारण है, आप मुझे ये समझ नहीं आती। देखिए, जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारा एक धर्म बनता है हम उसका काम करें। हमारा काम हमारे, उसको उनकी सोच उनके साथ है। वो एक बार एक साधु गंगा जी में नहाने चले गए, तो वो बिच्छू जो है वो गंगा जी में तैर रहा था और डूबने लगा। तो साधु ने हाथ में उठाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया, वो फिर गिर गया। ऐसा दूसरी बार करा, तीसरी बार, जो 8-10 बार किया तो कुछ व्यक्ति सामने खड़े हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा साधु महाराज आप क्यों मूर्खता वाले काम कर रहे हो, भाई इस बिच्छू की तो प्रवृत्ति है काटना, आप इसको उठाते फिर डंक मारते फिर गिर जाता है, आप इसको क्यों बचाने के, मरने दो इसको। तो साधु ने कहा जब एक कीट पतंगा अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता, अर्थात कि वो जो उसका काम है कि डंक मारना, वो डंक मारता है, तो मैं तो संत हूँ, साधु हूँ, प्रभु का सिमरण करता हूँ, धर्म के रास्ते लोगों को चलना सिखाता हूँ, तो अगर वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी प्रवृत्ति क्यों छोड़ूं। तो इसलिए जो व्यक्ति हमारे पास आता है वो किसी भी भाव से आप उसका काम करें। और इससे बड़ी बात ये है कि आप पंचकूला में जो दूसरी पार्टीज़ के लोग भी हैं वो भी मुझे जब काम करते हैं तो मैं उनके वैसे ही काम करने की कोशिश करता हूँ जैसे मैं अपनी पार्टी के लोगों की। तो ये इंसानियत के नाते आपका एक फ़र्ज़ बनता है, आप राजनीति में एक ऐसी परिभाषा को गढ़े, क्योंकि और भी बहुत लोग हैं, लेकिन जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो बहुत उम्मीदों से आता है, तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना ये धर्म, ये आपकी शिक्षा कहती है। बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपकी सोच बहुत बढ़िया है और परमात्मा आगे आपको और तरक्की दे और आपको इस लायक बनाए कि आप और भी लोगों की बड़े स्तर पर भी आप लोगों की सेवा कर सको और इस तरीके से लगे रहे। तो ये तो प्रकृति है, अगर प्रकृति आपको पार्टी भी देगी और प्रकृति भी देगी, जिस इस तरीके से सेवा करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप बहुत बड़े मुकाम पे होगे। और आखिर में मैं सोनिया जी से कहना चाहूँगा कि आप अपने वार्ड के लिए कि कोई संदेश देना चाहें तो बताइए। देखिए, मैं अपने वार्ड के को लोग नहीं कहूँगी, मेरे वार्ड के जितने भी हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। एक जो रिश्ता बना है हमारा अपने सेक्टर्स के साथ, तो वो एक पारिवारिक सदस्य हैं मेरे। तो एक बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ मिलने से, उनको मुझे मिलने से अच्छा लगता है। तो एक पारिवारिक सदस्य हैं हम लोग। तो आपको जितना प्यार वार्ड वाले देते थे तो आपकी धर्मपत्नी को भी उससे बढ़ के उन्होंने प्यार दिया है। तो आखिर में आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड नंबर 4 के 8, 9, 10 के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिन उम्मीदों से 5 साल पहले सोनिया सूद जी को चुनाव जिताकर भेजा था, हम दोनों ने पूरी कोशिश की है, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से कि हम सेवा करें, और ये तभी संभव हो पाया जब आप लोगों ने अपनी वोटों से हमें चुना था, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि है। तो मैं वार्ड वासियों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने 5 साल हमें सेवा करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।